गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आप सबके। शुरू करते हैं पढ़ाई। देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे कुछ। लास्ट जो हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। एंड देन नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है वो बिल्कुल लास्ट क्लास होगी, उसमें हम फाइनल क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हमारे सारे टॉपिक्स रिवाइज भी हो जाएं और हमारा सर्कुलर मोशन का भी अगर कोई क्वेश्चंस है उसके अंदर अपने कवर हो जाएंगे, तो हमारा फाइनली इस चैप्टर का एंड होने वाला है। दिस इज द सेकंड लास्ट क्लास एंड द नेक्स्ट वन विल बी योर लास्ट क्लास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे थे शायद हम, है ना, और 23rd क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, चलिए आप लोग भी खोल लीजिए अपने अपने नोटबुक में। ऑलराइट, a girl walks along a straight path to drop a letter in the letter box and comes back to her initial position। ठीक है, चलिए आपके पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ पे आपको कुछ बेसिक वैल्यूज दी हुई है ना। तो आपको यहाँ पे लिया है 100, 50, so this is 100 meters, this is 50 seconds and this is 100 seconds, है ना। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, plot the velocity time graph for the same। अब देखिए बहुत सिंपल सा काम है हमारे पास। हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता है ना, और हमको यहाँ पे टाइम पता है। आप अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए एक बेसिक आइडिया ले लो, हमको पता है कि टाइम तो हमको 100 सेकेंड्स तक रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे 1.50 और एक पॉइंट का हम यहाँ 100 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बोलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 100 तक चला गया था 50 सेकेंड में, तो आपकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो आप देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी आ जाएगा 100 meters upon 50 seconds which is equal to 2 meters per second। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली इस वाले केस में ये v1 अगर मैं लिख दे तो इस वाले केस में इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है। अब देखिए अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट वापस पीछे आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो रहा है। तो आप बोलोगे आप 100 से 0 पे आए हो तो आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट -100 किया है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट आए हो ना, और कितना टाइम तो उतना ही लगाया, तो आपकी स्पीड यहाँ पे -2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ को हमको थोड़ा सा ऊपर ले आना चाहिए। हमको इस पॉइंट को 50 यहाँ मार्क करना चाहिए, 100 को यहाँ मार्क करना चाहिए, ताकि हम लोग दो लाइंस डिनोट कर सकें। एक लाइन है यहाँ ऊपर जो डिनोट कर रही है +2 मीटर्स पर सेकेंड, और एक लाइन है इतनी ही हाइट नीचे -2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बोलेंगे कि 0 से 50 सेकंड्स तक इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। तो कांस्टेंट स्पीड आपकी जो है या वेलोसिटी वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, 50 वाले पॉइंट पे यहाँ पे रुक जाओ, फिर एक लाइन बनाओ नीचे, है ना, और इस पॉइंट से इसको वापस इधर से कंटिन्यू कर दो आगे की तरफ 100 तक, और 100 पे जाके एक पॉइंट बना दो बस। So this is basically this line and this line, ये हमारा velocity time graph है। ठीक है बच्चों, सिंपल है, नोट कर लो, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। The velocity time graph given in the figure represents the motion of a cyclist। ठीक है, बता रहा हूँ मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 25 में ग्राफ कैसा है देखते हैं। यहाँ पे हमको वर्टिकल में वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल में टाइम, जो कि यूजुअली दिया होता है। एक कंसिस्टेंट वैल्यू है 20 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी की, है ना। टाइम की वैल्यू पे 15 पे एक मार्क लगा रखा है, तो हम लोग यहाँ भी एक मार्क लगा लेते हैं। दिस इज 15 सेकंड्स। यस, 20, 25, 5, 10, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आगे इसको हम कर लेंगे। चलिए आपसे पूछा क्या है, एक चीज हमसे पूछी एक्सेलरेशन, दूसरी चीज आपसे पूछी वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकंड्स, तीन चीजें पूछी। ठीक है,
फर्स्ट चीज आपसे पूछिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका? आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी जो है चेंज ही नहीं हो रही, पूरे टाइम आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज एक्चुअली अ केस ऑफ जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम ही यही है कि वो वेलोसिटी को चेंज करे, और जब तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तब तक हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। सिमिलरली आपसे वेलोसिटी पूछी है तो ये हो जाएगा 20 मीटर्स पर सेकंड, बात खत्म, इतनी सी बात, ठीक है। तीसरा क्या पूछा है? डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकंड्स। ये वाली लाइन जो है ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको इसके पीछे पीछे का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं? आपको पता है डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। अब इनफैक्ट यहाँ पे देखो, डिस्टेंस के लिए हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं जो होता है एरिया अंडर VT कर्व, है ना। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया, राइट। तो फाइनली हम इस एरिया के लिए क्या लिखेंगे? ये वाली हाइट है हमारी 20 मीटर पर सेकंड। हमको बताइए कि ये जो एरिया है स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप का है, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। एरिया सिंपली हाइट इनटू बेस से आ जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे एरिया? देखिए 300 मीटर्स, ठीक है। दिस इज इट, 300 मीटर्स जो है ये आपका डिस्टेंस बन गया। इनफैक्ट क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। आई होप आगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफर करना पड़े, ठीक है। ये गाड़ी वापस घूम के पीछे आ रही होती ना, तो इसका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में शो होता है, तो आप बोलते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। तो वो चीज अपन आगे देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसको। पॉज करके नोट कर लेते हो ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 26। Using the following data, draw time displacement graph of the following object। अब देखिए इस बार आपको टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बोला है, तो ये गलती नहीं करनी है कि हमने अज्यूम कर लिया कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम लेते हैं। नहीं, अगर आपको टाइम डिस्प्लेसमेंट बोला है तो आपको टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम को y एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। एक थोड़ी सी और स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वैल्यूज की, तो 0 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया, उसके आधे पे, आधा कहाँ पे आएगा? करीब यहाँ पे आ जाएगा। इसके आधे पे मैंने यहाँ पे करीब 8 लिख दिया, ठीक है। इसके हाफ पे लिख दिया 4, इसके हाफ पे लिख दिया 2 6 8 10 12 14 16, ठीक है। बढ़िया बन गया। चलो इस वाले को अपन रब कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हमको चाहिए करीब करीब 6 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6, और 6 का हाफ हो जाएगा 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इनफैक्ट 6 को अपन 3 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, तो आप करीब यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और यहाँ लिख सकते हैं 2, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली चलेगा, कोई बहुत ज्यादा हमको एग्जैक्ट स्केल पे आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो मेरे को लगता है इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 0 पे 0 आप मार्क करना शुरू कर दीजिए। एक पॉइंट हो गया ये, अगला पॉइंट है हमारे पास 2 पे 2, तो एक ये आ गया। अगला पॉइंट हो गया हमारे पास 4 पे 4, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। इनफैक्ट इनको इस तरीके से मार्क करते हैं, है ना, सिखाया है ना। चलिए 4 पे 4 हो गया। अगला क्या है? 6 पे भी 4, 8 पे भी 4। तो देखिए टाइम तो आगे बढ़ता जाएगा, बट आपकी जो पोजीशन है वो पोजीशन 4 पे फिक्स हो गई है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी 4 पे है, ओके। चलिए 8 तक भी 4 की वैल्यू, ठीक है। 8 पे भी आप 4 पे ही हैं। चलिए 10 पे आप पहुंच जाते हैं 6 पे, ऑलराइट। तो 10 पे आपने 6 को मार्क कर दिया। फिर कहाँ आ गए?
4 2 0, वापस से आप आए हो 12 पे 4, 14 पे 2 और 16 पे 0। ठीक है, चलिए एक अप्रोक्सीमेट मैं इसका कर्व बना दूं। तो यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है हमको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, इधर से इधर, इधर से यहाँ तक एक पूरी स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया हमको लग गया इसके ग्राफ का। अब आपसे पूछा गया है कि यूज द ग्राफ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 4 सेकंड्स एंड फॉर द नेक्स्ट 4 सेकंड्स एंड फॉर लास्ट 6 सेकंड्स। ठीक है, तीनों चीजें सॉल्व करनी है। चलिए, एवरेज वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला कैसे मिलता है एक ग्राफ को देख के, ये आप देखिए, समझ लीजिए आराम से। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी होता क्या है बेसिकली आप भी जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे कि जहां से भी आप शुरू कर रहे हो उस पॉइंट से जहां तक जा रहे हो फाइनल पॉइंट, इन दोनों को कनेक्ट कर दो तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में यहाँ पे लेता हूँ। फर्स्ट केस है 0 to 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपको पता है आप 0 पे यहाँ बैठे हुए हो और 4 पे आप यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम लाइन दैट दिस ग्राफ विल फॉलो। और आपका यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 0 से लेके 4 तक का डिस्प्लेसमेंट, टाइम कितना कवर हो गया 0 से लेके 4 तक, तो आपकी स्पीड कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियरली विजिबल है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड केस, इसको फिर मैप किया। सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस पे आपको बोला है चलिए, तो सेकंड में हम लोग कहां से कहां जाएंगे। हमारा सेकंड में पोजीशन आपसे 4 से लेके 8 के बीच में पूछी है ना। तो 4 to 8 सेकंड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या लिखेंगे, आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन भी 4 है, इनिशियल पोजीशन भी 4 है अपॉन टाइम। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जब खुद ही 0 आ रहा है तो आपको टाइम की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा इसको लिख दो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए थर्ड क्या रहेगा। थर्ड में आपसे बोला है लास्ट 6 सेकंड्स। तो लास्ट 6 सेकंड्स कौन से है, लास्ट 6 सेकंड्स है यहाँ पे 16 से लेके 10 तक, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको 10 to 16 सेकंड्स। ठीक है, चलिए ये वाली चीज वापस मिटा देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम की बात है ना। फाइनल पोजीशन देखो क्या है, पोजीशन आपको दिखेगी इस वाली लाइन पे, तो इसको गलती से 16 नहीं लिखना है, पोजीशन आपकी 0 हो गई। ठीक है, माइनस इनिशियल पोजीशन 10 पे आपकी ये थी जो कि थी 6 मीटर, है ना। तो 6 मीटर्स अपॉन टाइम कितना लगा दिया 10 सेकंड, सॉरी 10 to 16 6 सेकंड्स। तो आपका वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 1 मीटर पर सेकंड एंड दिस विल बी योर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है भाई, बढ़िया, सही। अगर मैं आपसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछूं जो कि आउट ऑफ दिस मटेरियल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से 8 to 16 के लिए 8 to 16 सेकंड्स के लिए आप निकालिए एवरेज वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे, है ना। ये चीज नोट कर ली सबने, आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है, मैं इस चीज को रब कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए इस केस में आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, आपको फाइनल पोजीशन लेनी है 16 वाली। 16 पे ये कहां पे बताओ, 0 पे। ठीक है, इनिशियल पोजीशन 8 पे कहां पर है, ये है इनिशियल पोजीशन जो कि 4 पर है। ठीक है, और आपका टाइम कितना हुआ 8 to 16, ये हो गया 8 सेकंड।
तो आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी, माइनस का 4/8 विच इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो 8 से 16 के लिए माइनस का 1/2 मीटर्स पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट यूजिंग अ ग्राफ। बात तो वही है, आपको खाली ग्राफ को रीड करना आना चाहिए कि आप किस पोजीशन पे कहां पे हो, आपका किस टाइम पे क्या पोजीशन है, बिल्कुल वही वाली बात है। ठीक है, चलो आगे चले। चलिए, तो क्वेश्चन 27 में क्या बोल रहा है, एक ट्रक है, एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, फॉलोइंग टेबल गिव्स द स्पीड ऑफ द ट्रक एट वेरियस टाइम्स। ठीक है, आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है नीचे, और आपसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रक इन 50 सेकंड्स। ठीक है, चलिए स्पीड टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ में पोजीशंस क्या क्या लें, देखिए टाइम के लिए आप लिखेंगे 0 10 20। ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे करीब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 40। ठीक है, तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे 20, इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे फाइनली करीब करीब इतना ही दूर 50। ठीक है, आप लोग अगर इसको स्केल से बनाएंगे तो ज्यादा एग्जैक्ट हो जाएगा, मेरा लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं, माइन्यूट है। नेक्स्ट है आपके पास 5 10 15 20। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इनिशियल स्पीड है टाइम इज इक्वल टू 0 5 है, और ये चीज एक्चुअली नोट करने वाली है, आप गलत कर सकते हैं उसमें अगर आप इसको ध्यान से ना देखें। चलिए अब हम 30 तक जाने वाले हैं ना, तो एक काम करते हैं, 20 को प्लॉट कर लेते हैं यहाँ कहीं। ठीक है, तो 20 का हाफ हो जाएगा अपने पास 10, इसका हाफ हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 20, इतनी सी स्पेस ऊपर चलेंगे तो 25 एंड यहाँ तक आ जाएगा 30। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है, हमको पता है स्पीड टाइम ग्राफ का हमको एरिया क्या दे देता है, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना शुरू कीजिए। चलिए 0 पे 5, 10 पे 10, तो आप 0 पे 5, 10 पे 10, 20 पे 15, बिल्कुल इसी स्ट्रेट लाइन से ऊपर चलते जाएं, है ना, एक अप्रोक्सीमेट लाइन में बना ही देता हूं इसको, ये ऊपर वाली ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए तो ये लाइन को फॉलो कर रहा है। अब इनफैक्ट किसी भी वैल्यू की बात करें, मान लीजिए मैं 30 की बात करता हूँ, तो 30 जो है ये 50 पे आना चाहिए, वैसे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बट कोई बात नहीं, काफी गड़बड़ हो गया ना, कोई बात नहीं है। चलिए बात तो समझ आएगी। तो यहाँ पे छोटा कर दें या तो नीचे वाली स्केल को थोड़ा सा, ठीक है, नीचे वाली स्केल को एडजस्ट कर देता हूँ इसको क्लियरली समझने के लिए। ऑलराइट, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा 50 वाला। ठीक है, आप यहाँ पे 10 पे जब आएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 10 और 50 के बीच में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 30, यहाँ आ जाएगा 40 और यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है, चलिए अब ये काफी एग्जैक्ट होने वाला है। ठीक है, ये आ जाएगा 20 वाला पॉइंट, ये आ जाएगा नेक्स्ट 30 वाला पॉइंट, और ये आ जाएगा हमारे पास 40 वाला पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, अच्छा हो गया। चलो अब हमको क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। तो एक्सेलरेशन निकालना बड़ा आसान है, v माइनस u पॉइंट t करना है। आप किसी भी दो पॉइंट्स को ले लो, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी दो पॉइंट्स, आप 10 से 0 तक भी अगर लेना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि एट 10 सेकेंड्स के गैप में आपका फाइनल वेलोसिटी है 10 और इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई और गैप लेके देखिए, आप लेट्स से 20 से 50 को कंपेयर करें तो 20 से 50 के बीच में 30 सेकंड्स आ जाते हैं। ठीक है, 20 पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी होने वाली है, तो ये वाली जो है ये आप 15 यहाँ पे लिखोगे और 50 पे जो वैल्यू है 30 वो आप यहाँ पे लिख दोगे, है ना, सही है। 30 माइनस 15, 15 अपॉन 30 विच इज इक्वल टू 1/2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत सिंपली हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कोई भी दो पॉइंट्स को कंपेयर करके।
फॉर्मूला हमको आता ही है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इन 50 सेकंड्स, तो आपको इस पूरे का एरिया चाहिए, वेलोसिटी टाइम का एरिया, ठीक है। देखिए अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, देखो इसका एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। नीचे वाला पोर्शन है ये रेक्टेंगल है ना, और ऊपर वाला पोर्शन जो है ये ट्राइंगल है। तो आपको इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करेंगे तब आपको टोटल एरिया मिलेगा, जो आपको बताएगा आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना होने वाला है, ठीक है। तो एरिया के लिए आपको एरिया 1 प्लस एरिया 2 करके लिख देते हैं इसको, ठीक है। एक एरिया हो जाएगा हमारा ट्राइंगल का। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और सेकंड एरिया हम ले लेंगे नीचे के रेक्टेंगल का, तो इसका आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। ये बेस जो है उसको आप ब्रेड्थ भी बोलो तो भी चलेगा। ये पूरी वैल्यू है हमारे पास b, यहाँ पे जो लेंथ है इसको मैंने l बोल दिया, और इस केस में मैंने यहाँ से यहाँ तक की हाइट बोल दिया, ठीक है। चलो पुट करें इसकी वैल्यूज को। ऑलराइट, हाफ यहाँ पे लिख दिया। बेस की वैल्यू कितनी है, 0 से लेके 50 लिख दो। हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे 5 से लेके 30 तक 25, ठीक है। 5 से लेके 30 तक की है ना, तो गैप तो 25 का आएगा, है ना। इसको काटो, ये बन गया 25, ठीक है। प्लस नीचे वाले रेक्टेंगल को देखो, हाइट कितनी है, जो लेंथ बोली मैंने यहाँ पे 5, बेस की वैल्यू तो अभी भी 50 है, तो 50 इंटू 5, ठीक है भाई। ऑलराइट, फाइनल आंसर 625 प्लस 250 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 875। सही है क्या, गलती तो नहीं है, 875 मीटर्स। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। कंफर्म करना है, कंफर्म कैसे करेंगे बताओ। ये वाले पार्ट मिटा रहा हूं, लिखना है तो पॉज कर ले। बताओ भाई कंफर्म कैसे करोगे इसको। कंफर्म करने के लिए हमारे पास है इक्वेशंस। इक्वेशंस कौन सी, यहाँ पे आप लगा सकते हैं s is equal to ut plus half at square। क्या आपको u पता है, पता है। क्या आपको टाइम पता है, पता है ना। प्लस हाफ, क्या आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू पता है, अभी निकाली थी, कितना आया था, हाफ। फिर से टाइम 50 और फिर उसका स्क्वायर 50 इंटू 50, ठीक है। देखो 5 इंटू 50 ये लिखा हुआ, हाफ से इसको काटा 25 बन गया, हाफ से इसको काटा 25 बन गया, 25 इंटू 25 ये लिखा हुआ, सेम आंसर आ गया, ठीक है। इनफैक्ट हमने कल ही तो डिराइव किया था ग्राफ से इन इक्वेशंस को, तो दे आर ऑब्वियसली बोथ द सेम थिंग्स, ठीक है। आपका वापस यहाँ पे आ जाएगा 250 प्लस 625 व्हिच इज इक्वल टू 875 मीटर्स एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है बच्चों। चलो नोट करो, आगे चलते हैं। चलो भाई मिटा दूं। ठीक है, अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 28, और ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। The graph given below shows how the speed of a car changes with time। ये ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है, बहुत एग्जैक्टली नहीं बना पाऊंगा। ये 35 वाला मार्क है, चलो इसको मैं अप्रोक्सीमेट बना देता हूँ, ठीक है। बाकी तो आपके पास भी मॉड्यूल है तो आप भी देख के इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, चलो अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही है ना, ये है ए बी सी एंड डी, ठीक है। वैल्यूज लिख लेते हैं। सी के नीचे की वैल्यू जो है ये कितनी दी हुई है, 8, बी के नीचे 10, ऑलराइट। बी के नीचे दिया हुआ है हमको 3,
और ये सब आवर्स में है, इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे लिखा है देखो, और यहाँ पे ए के साथ है 10, बी और सी वाली लाइन पे है 35, डी पे तो 0 हो ही गया। ठीक है बच्चे, सब सही। चलो क्या क्या पूछा है। पहली चीज, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, बताओ जी। ये ग्राफ में देखो किलोमीटर लिखा होगा ऊपर, स्पीड दी है ना, तो ये सब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। इनिशियल स्पीड पूछ ली आपसे, u की वैल्यू क्या आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर, बात खत्म। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार, मैक्सिमम स्पीड 35 तक गई, 35 पे कांस्टेंट चली कुछ देर और फिर ड्रॉप कर गया। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड कितना है, मैक्सिमम स्पीड आ गया हमारा 35 किलोमीटर पर आवर। चलो बहुत बढ़िया। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन वेलोसिटी, है ना, और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो ये यहाँ से यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इस वाले पाथ पे नो चेंज है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो BC आपका जो तीसरी चीज पूछी है उसका आंसर हो जाएगा BC, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ, BC shows no acceleration। ठीक है, which part of the graph shows varying retardation, दो चीजें बोली, एक इन्होंने बोल दिया रिटार्डेशन, दूसरा वर्ड इन्होंने साथ में लिख दिया varying। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें। क्यों, रिटार्डेशन का मतलब तो बहुत सीधी सी बात है, डिक्रीजिंग स्पीड, है ना। वैसे तो आप खाली रिटार्डेशन लिखते तो भी हमको पता है C से D तक आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होती हुई 0 तक आ जाती है। ठीक है, वैरिंग का मतलब भी समझ लो, वैरिंग का मतलब है कि स्पीड का डिक्रीज होने का रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। आपको पता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होता है तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट डिनोट करता है ना, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था। अगर ये ग्राफ खुद ही ऐसा कर्व आ जाए तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट है। एक बहुत बेसिक आइडिया लेना है तो आप एक पेन लो या स्केल लो और उस स्केल से एक टैंजेंट ड्रॉ करो। टैंजेंट क्या होता है सबको पता है, मान लो एक सर्कल बनाया तो इस पे ये जो लाइन है ये टैंजेंट है, इस पॉइंट से ये वाली लाइन टैंजेंट है, इस पॉइंट से ये वाली लाइन टैंजेंट है ना। तो एक टैंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं ना किसी भी लाइन पे तो वो टैंजेंट हमको एक्सेलरेशन का रेट दे देता है। बाद में आप पढ़ेंगे इसको ज्यादा डीपली, अभी ज्यादा इतना जाने की जरूरत नहीं है। पर ये टैंजेंट जो है यहाँ पे पूरे टाइम इसका फिक्स रहता है कर्व स्लोप, तो ये टैंजेंट जो है ये बताती है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम है। यहाँ पे इसका स्लोप 0 हो जाता है तो ये बताता है कि इसका एक्सेलरेशन भी 0 है। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉप कर रहा है बट धीरे धीरे देखो इसका जो लाइन है वो ऐसे चेंज होती जाएगी, तो ये बताती है कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो वैरिंग है। ठीक है, ये बहुत बेसिक आइडिया है। चलिए लास्ट है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 8 आवर्स। चलिए फर्स्ट 8 आवर्स मतलब आपको इस एरिया का पूरा एरिया चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, ये भी मिटा रहा हूं। फर्स्ट 8 आवर्स में हमारे पास कितने एरियाज हैं, सबसे पहले एक तो ये बहुत बड़ा सा रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है 10 इंटू, टेक्निकली आप लिखना चाहो तो 10 किलोमीटर पर आवर इंटू 8 आवर्स, तो अपने आप आर से आर कैंसिल हो जाता है तो आंसर अपने आप आ जाता है यहाँ पे 80 किलोमीटर। ठीक है, ये 8 काटना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट एरिया कौन सा ले, चलो ये पूरा कवर कर लिया, ये वाला कवर कर लेते हैं। आपको पता है कि ये जो डिफरेंस है ये है 25 का और ये जो बेस है ये है 5 का, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 5 into 25 125 किलोमीटर। ठीक है, प्लस ये छोटा ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल का जो बेस का चौड़ाई है ये है 3, तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है 10 से 35 कितना है 25। ठीक है भाई,
चलो, तो 25 3 75 और 75 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 37.5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 37.5। इन तीनों को ऐड करो भाई, क्या आंसर आता है बताओ। 120 प्लस 80 200, तो यहाँ पे आ गया 205। 235 तक पहुंच गए हम, उसके बाद 7.5 और ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 242.5 मीटर्स। चेक करके बताओ भाई, गलत तो नहीं है। दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 8 आवर्स। फिर से चेक करना है, 10 8 80 सही है, 25 5 125 सही है। देखो ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया, पूरे का एरिया कितना आता 25 into 3 75, तो ऑब्वियसली कि ट्रायंगल का इसका आधा ही आना चाहिए था 37.5। बिल्कुल ठीक है, एडिशन आप चेक कर लेना। आगे चलते हैं फिर। ओके बच्चे, चलो कहां पे आ गए हम। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मिटा दो, बात करें अगले की। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 29। वैसे तो मेरे को लगता है थ्योरी क्वेश्चन, पूरा पढ़ा नहीं मैंने। What can you say about the motion of an object if its speed graph is a straight line parallel to the time axis? 29th में speed का जो ग्राफ है वो parallel to x axis या parallel to time axis आ जाएगा। तो हमको पता है कि the speed is not changing with time, हमेशा at any point उसकी जो speed है वो इसी वैल्यू पे फिक्स्ड है। स्पीड फिक्स्ड है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 हो गई, स्पीड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गई। क्या बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, है ना, यूनिफॉर्म मोशन। पर खैर वो तो वेलोसिटी के लिए बोलते हैं, तो इसलिए इसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, टेक्निकली गलत हो जाएगा। तो इसको हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि जीरो एक्सीलरेशन का केस है। ठीक है, खत्म बात। क्वेश्चन 30 पे आ जाओ। What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? Velocity time graph के बीच नीचे का एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्टेंस दे देगा। ठीक है बच्चे, सिंपल है। चले क्वेश्चन 31। The driver of a train A traveling at a speed of 54 km per hour applies brakes and retards the train uniformly. Train stops in 5 seconds. Another train B is traveling on a parallel track with a speed of 36. Driver applies brakes and train retards uniformly. Train B takes 10 seconds. Plot speed time graph. लगे रहता हूँ, ग्राफ के बिना मजा नहीं आता। ठीक है, चलो तो बेसिकली इस बार हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है दो ट्रेन्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ नहीं दी हुई है, तो आपको ट्रेन की एग्जैक्ट टेक्निकल्स जो लेंथ वाली प्रॉब्लम आई थी ना पिछली बार, उस पे जाने की जरूरत है नहीं। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बोथ ट्रेन्स, व्हिच ऑफ द ट्रेन ट्रैवल्स फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमने एक बड़ा सा एक्स वाई एक्सिस ले लिया। देखो ज्यादा किसकी स्पीड है, आपकी पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको कन्वर्ट करो जरा, कितना आएगा 54,000 अपॉन 3600, दो जीरो से दो जीरो गए, 36 होता है 18 2 जा और 54 होता है 18 3 जा, तो इसकी वैल्यू होगी 15 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। दूसरी ट्रेन का है भाई, दूसरी ट्रेन की स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 से 36 कटेगा तो b जो थी वो 10 मीटर्स पर सेकंड थी। तो हम इसको आराम से प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने 10, इसके आधे पे हमारा हो गया 5 और यहाँ पे आ गया हमारा 15। ठीक है, सो दिस इज इन मीटर्स पर सेकंड। ओके, हमने सबसे पहली चीज इसको कन्वर्ट करने की कर दी, बिकॉज जब भी एक्सेलरेशन आएगा मीटर्स पर सेकंड में ही सॉल्व करना है ना। चलो अगली बात, ट्रेन स्टॉप्स इन 5 सेकंड्स और दूसरी ट्रेन स्टॉप्स इन 10 सेकंड्स। तो अब हम यहाँ पे 10 सेकंड का मार्क बना देते हैं और इसके बिल्कुल आधे पे अपन ले लेते हैं 5 सेकंड्स का मार्क। ठीक है, अब देखो एक ट्रेन जो है फर्स्ट वाली
वो 54 मतलब 15 की स्पीड से चली और ब्रेक लगाने पे वो 5 सेकंड में 0 पे आ गई उसकी स्पीड, ठीक है। तो पहली जो लाइन आएगी वो इन दोनों को कनेक्ट कर रही होगी, तो ये अप्रोक्सीमेटली ऐसी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड जो गाड़ी है वो 10 से चल रही थी और वो 10 सेकंड बाद रुकी है, तो इसकी लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। So this is basically the graph of both the trains. इसको आप लाइन को रिप्रेजेंट कर दो, जो ट्रेन A है वो ये वाली लाइन है और ट्रेन B की लाइन ये वाली है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वाली लाइन A की है, ये वाली लाइन B की है, सब क्लियर है। चलें आगे। सब कर दिया, प्लॉट कर दिया, सेम एक्सिस पे कर दिया। Which of the train traveled further distance? अब डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मुझे एरिया की बात करनी पड़ेगी, जिसका एरिया ज्यादा उसका डिस्टेंस ज्यादा, सीधी सी बात है। एरिया 1 कैलकुलेट करें, वो पार्ट मिटा दूं, वहीं कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बच्चे। चल अब एरिया 1 या एरिया ए लिख देते हैं इसको, ठीक है। एरिया ऑफ ए अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आपको ये ट्रायंगल चाहिए, है ना। इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इनटू बेस कितना 5 सेकंड्स का, हाइट कितना 15 मीटर्स पर सेकंड का, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15 इंटू 5 कितना होता है 75 अपॉन 2, अभी किया था ना हमने 37.5 मीटर्स, ठीक है। एरिया ऑफ बी बताओ, आप बताओ जल्दी से, पॉज कर लो। हाफ बेस कितना है 0 से लेके 10 तक 10, हाइट कितनी 0 से लेके 10 तक 10। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे बेस है 10 सेकंड्स का और हाइट है 10 मीटर्स पर सेकंड की, तो अपने आप सेकंड कटे गए, ठीक है। ये कटा और वैल्यू आ गई 50 मीटर्स। कौन सी ट्रेन ज्यादा चली रुकने से पहले, बी, ठीक है। दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, नोट करो, चलते हैं आगे। एक और कर लें, क्वेश्चन 32 ये कर लेते हैं, फिर आज पढ़ाई शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन 32 में ग्राफ तो बड़ा अजीब सा है, ठीक है। एक बेसिक आइडिया अपन ले लेते हैं, मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ नहीं करूंगा इसमें, है ना, आज हमारा टाइम भी काफी खर्च हो गया है। तो एक लाइन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये है सबसे पहले बी की लाइन, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हुए सी जा रही है, करीब थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेगी और यहाँ तक जाएगी, तो ये है हमारी सेकंड लाइन सी की। और थर्ड लाइन जो है वो और ऊपर से स्टार्ट करते हुए दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पे क्रॉस करती हुई ऐसे जा रही, और जो कि हमारी लाइन है ए की, है ना। तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हमने यहाँ लगा लिया, एग्जैक्ट वैल्यूज तो आप अपनी मॉड्यूल से ही देख लो इसकी, ठीक है। ओके, which of the three is traveling the fastest, बस और कोई इंफॉर्मेशन तो मिसिंग है नहीं, ठीक है। which of the three is traveling the fastest, तो देखो आप यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, इधर आपको डिस्टेंस दिया है और इधर आपको टाइम दिया है ना। तो आप देखो जो चीज ज्यादा फास्ट चल रही होगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही होगी पर यूनिट टाइम, है ना। तो बहुत सिंपल है, जिसका स्लोप ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कवर कर रहा है, सीधी सी बात है। सबसे ज्यादा स्लोप जो है वो बी का है, आप देखो स्लोप कैसे मेजर कर सकते हो, आप एक पेन रखो, सबसे ज्यादा बी वाली लाइन पे इसका इंक्लिनेशन है, उससे नीचे ये सी है और उससे भी नीचे ए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका बी चल रहा है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटेस्ट, वेलोसिटी ऑफ सी बीच में आ जाएगा एंड वेलोसिटी ऑफ ए इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। आर ऑल थ्री इवन एट द सेम पॉइंट एट द रोड, ठीक है। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। अब देखिए अगर ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहे हैं, फिगर शोज टाइम
ग्राफ, ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो आप देखिए सबसे पहले हमारा एक ऑब्जेक्ट चालू हो गया बी, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं सिर्फ बी और सी को स्टडी करूं, ए को मैं एक बार के लिए भुला देता हूं, ठीक है। तो बी हमारा ओरिजिन से चालू करता है और वो एक स्पीड गेन करता हुआ आगे चलना शुरू कर देता है, ठीक है। बट ये जो हमारा सी है ये भाई कहां से स्टार्ट करता है, ये देखो 4 के करीब हाफ पॉइंट पे, ये करीब 2 किलोमीटर से चालू कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि आप यहाँ से निकले थे किसी जगह जाने के लिए, तो बीच में आपको एक पर्सन ज्वाइन कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों सेम डिस्टेंस पे और सेम टाइम पे हैं। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या इसको आप बोल सकते हैं ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग पॉइंट हो गया या इंटरसेक्शन का पॉइंट हो गया। ये पॉइंट बी और सी का ओवरटेकिंग है। ये वाला पॉइंट क्या है, इस वाले पॉइंट पे कौन कौन ओवरटेक कर रहा है, ए और बी, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे कौन ओवरटेक कर रहा है, ए एंड सी। इनफैक्ट अब हम ये कैसे पता लगाएं कि किसने किसको ओवरटेक किया, तो देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है उसका। अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड देखो किसकी, इनिशियल स्पीड या इनिशियल पोजीशन देखो। आप एक लाइन इसके जस्ट पहले खींच दो और एक लाइन इसकी जस्ट बाद खींच दो, तो आप देखो कि यहाँ पे बी पीछे था और अब यहाँ पे बी आगे है ना। लाइन देख रहे हो, सी यहाँ पे आगे था, अब सी पीछे, तो किसने किसको ओवरटेक किया, बी ओवरटेक्स सी। इसको लिख लो, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे बी ओवरटेक्स सी, ठीक है। सिमिलरली इस वाले केस में आप अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो तो ए आगे था, अब ए पीछे है, यहाँ पे वापस से बी ओवरटेक्स ए। एक ऑब्वियस सी बात है कि हमने जैसे यहाँ पे लिखा वेलोसिटी v सबकी सबसे ज्यादा है, तो सब ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा b ही ओवरटेक कर रहा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दूसरों की वेलोसिटी भी कम हो और वो b को ओवरटेक भी कर जाए, है ना। तो बहुत सीधी सी बात है। इनफैक्ट इस पॉइंट पे भी आप वेलोसिटी की बात करके बोल सकते हो कि यहाँ पे c जो है, इनको भी फिर ऐसे लिख देते हैं, इसको अपन ba लिख देते हैं, इसको अपन ca लिख देते हैं और ये bc हो गया, ठीक है। चलिए, तो c जो है उसने ओवरटेक किया a को। चलो, अब तीनों सेम पॉइंट पे तो कभी नहीं आ रहे, ये तो बात खत्म हो गई क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो अलग अलग हो रहा है, ठीक। ऑलराइट, अगला है हाउ फार c traveled when b passes a। when b passes a तो c कहां पहुंची, तो आप इसी टाइम पे नीचे चलो, c के पॉइंट को देखो जहां ये इंटरसेक्ट हुआ और उसको कनेक्ट करो। देखो ग्राफ अगर मैं ध्यान से देखता हूं, तो एक काम करते हैं, आप भी ध्यान से देखो, मैं भी ध्यान से देखता हूं। तो जिस पॉइंट पे B ने A को क्रॉस किया, C वाली लाइन देखिए कहां पे आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 8 से थोड़ी सी नीचे आ रही है ना। सबको नजर आ रही है ये चीज, B और A का इंटरसेक्शन हो रहा है 8 से थोड़ा सा ऊपर, और उसी टाइम पे नीचे आइए तो दो दो ब्लॉक्स नीचे आके C की पोजीशन आपको मिल जाएगी, which is approximately 1 2 3। यार अब ये ग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, पर 8 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख देते हैं स्लाइटली लेस देन 8 किलोमीटर्स, ठीक है, सी की पोजीशन। चलिए, डी ऑप्शन क्या है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। अब बी सी को कब पास करता है, इस पॉइंट पे, तो b कितना ट्रैवल कर गया, इस पॉइंट से आप मेजर कर सकते हैं b पॉइंट का। आप देखिए ट्रैवलिंग कितनी हो चुकी है, b एंड c एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं 4 से 2 ब्लॉक्स ऊपर, है ना। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा रफ ग्राफ है, बहुत एग्जैक्ट ग्राफ है नहीं, पर हम एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा लेते हैं। 4 से करीब 2 ब्लॉक्स ऊपर ही क्रॉस कर रहा है, सो दिस कुड बी अराउंड 5.5 किलोमीटर, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से इस ग्राफ को देखना था। चिंता मत कीजिए, बहुत एग्जैक्ट ग्राफ है नहीं, तो इसलिए हम इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जा नहीं सकते, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 32। अब हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। इसमें से कुछ नोट करना है और कुछ समझना है तो आप कर लीजिए, मैं बताने जाता हूँ। चलिए, तो अपना टॉपिक है सर्कुलर मोशन, और
सर्कुलर मोशन में भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब लास्ट टाइम हमने बात करी थी, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लिया था। क्या बात करी थी कि अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ, इसका रेडियस हमको पता है r है, और इसमें कोई भी, मान लीजिए यहीं से शुरू करते हैं और ये जो पर्सन है ये यहाँ से जॉग करना शुरू करता है, या एक कार है जो यहाँ पे चलना शुरू करती है। कंडीशन क्या है कि इसकी स्पीड जो है वो रहनी चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, तो जब तक इसकी स्पीड कांस्टेंट है तब तक ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम यूसीएम भी लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑब्वियसली टेक्स बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन इनटू अकाउंट, है ना। तो स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो हम यहाँ पे बात करें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो है दैट इज नॉट कांस्टेंट, एंड दैट इज व्हाई हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, चलो अब हमको पता है कि अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है तो ये हमेशा एक्सेलरेटेड चल रहा होगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझनी कि इसका हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। इसको आप इस तरीके से समझो कि जब आप एक पत्थर घुमाते हो, मान लो एक बहुत हल्का सा पत्थर मैंने एक आपको धागे पे बांध के दिया और आपको बोला कि इसको पकड़ के घुमाओ, तो आप उसको घुमाओगे तो आप धागा अंदर की तरफ खींचोगे और पत्थर आगे की तरफ उड़ता जाएगा, है ना। छोटे की जगह अगर मैं एक बड़ा पत्थर लगा दूं तो क्या आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उसी स्पीड पे घुमाने के लिए, है ना। तो आपका जो फोर्स है अंदर की तरफ लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ, और ये ऑब्जेक्ट है ये हमेशा टैंजेंट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये चीज भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ये होती है हमेशा टैंजेंशियल। ठीक है, टैंजेंट बनानी सबको आती है ना। ठीक, और जो इसका फोर्स है या जो इसका एक्सेलरेशन है, फोर्स, जैसा कि मैंने पहले कहा था जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन होगा, है ना। फोर्स या एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा क्या होता है, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, तो अब ये सारी बातें जो मैंने यहाँ डब्बों में भर दी, ये सारी बातें आपकी इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्कुलर मोशन को समझने के लिए। एंड बेसिकली सर्कुलर मोशन की सारी डिटेल्स ध्यान रखनी है आपको, ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि सर्कुलर मोशन के अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी। जब भी आपका पत्थर है, मान लीजिए अगर एक पत्थर को आप घुमा रहे हैं इस तरीके से और यहाँ पे मैं रस्सी को काट दूं तो ये पत्थर क्या करेगा, सीधा उड़ता हुआ टेंजेंट के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अगर वो यहाँ पे है तो वो सीधा उड़ेगा, अगर वो यहाँ पे है तो यहाँ से ऐसे उड़ेगा, अगर वो यहाँ पे है तो यहाँ से इधर, इधर है तो इधर। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हो। आपका जो फोर्स है वो हमेशा कहाँ लगेगा, रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड का मतलब रेडियस के डायरेक्शन में और अंदर की तरफ, इस पॉइंट से यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ। याद है आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपका एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के स्पीड के डायरेक्शन में है तो वो स्पीड को बढ़ाएगा, अगर आपका एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की स्पीड के अपोजिट है तो वो स्पीड को कम कर देगा। बट अगर आपका एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की स्पीड के परपेंडिकुलर है 90 डिग्रीज पे, तो वो खाली डायरेक्शन को चेंज करेगा और स्पीड को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज द रीजन कि एक सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट हमेशा एक सर्कल या एक यूनिफॉर्म पाथ पे चलता रहता है, क्योंकि आपका फोर्स और आपका जो वेलोसिटी है ये दोनों हमेशा बिल्कुल 90 डिग्रीज पे रहते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल, है ना। चलो, तो अब ये तो बेसिक बातें हो गई हमारी। अब अगर मैं थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाना चाहूँ तो हम पहले एक चीज समझ लेते हैं। सब हमने लिख लिया, काम की बात है। ठीक है, चल अब अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है यहाँ पे टी, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड इज द टाइम
दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल। एक पूरा सर्कल घूमने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सीधी सी बात है। आप बोलोगे कि टाइम पीरियड क्या कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चालू हुआ है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब वो वापस यहाँ तक पहुंचेगा? तो हमको पता है वेलोसिटी का कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। चलो, अब अगर आप इन दोनों चीजों से कुछ कैलकुलेशन करो, मैं राइट साइड हटा दूं, है ना, लिख ली। चलो, तो अगर मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये 2 पाई r डिस्टेंस कवर करता है किसी t टाइम में, तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ आर इंटरचेंजेबल। जब भी आप वेलोसिटी की बात करोगे तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। इनफैक्ट आप चाहो तो इसको छोड़ो, यहाँ पे आप स्पीड लिख दो तो भी ठीक है। चलिए, पर अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो t है, क्योंकि ये t जो है ये पूरा 2 पाई r को कवर करने की बात कर रहा है, तो इस t को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइम पीरियड से। कैपिटल T हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v। ठीक है, चलो, तो एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, इसमें भी t को आप कैपिटल T से रिप्लेस कर दो, और कैपिटल T जो है वो टाइम पीरियड है और स्पीड जो है वो 2 पाई r बाई t है। ये दोनों फॉर्मूलाज आपके बेसिकली एनसीईआरटी में जो आपका कोर्स है वहां तक आपका ये फॉर्मूलाज आएंगे। ठीक है, चलो, तो देखिए, इसको अगर मैं पूरे सर्कल से कंपेयर ना करूं और सर्कल की डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहूं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हम एनसीईआरटी के बाहर की पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम योर स्कूल करिकुलम, बट अगर आप एनटीएससी या ओलंपियाड के लिए तैयारी करोगे तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आगे 11th में जब इसको पढ़ाया जाएगा आपको वापस से, तब अगर ये चीजें आपके बेस अगर स्ट्रांग होगा, ये वाली चीजें क्लियर होंगी, तो बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले एक सर्कल की डेफिनेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आप एक सर्कल में हमेशा क्या करते हो? हमेशा आप एंगल यहाँ से मेजर करना शुरू करते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सुंदर कर दें। चलिए, ऑलराइट, चलो, अब आप सर्कल में हमेशा एंगल इस पॉइंट से मेजर करते हो और यहाँ से ऊपर चलते हो, है ना। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे एक पूरा एक्स और वाई एक्सिस बना देता हूँ स्क्वायर, तो आपको पता है कि आप यहाँ से यूं ऊपर मेजर करोगे, बिल्कुल वही चीज ये यहाँ पे लिखी है ना। आप बोलते हो कि यहाँ से किसी भी पॉइंट तक अगर आप जाते हो, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा। ये जो है थीटा, ये क्या बोलता है? ये एंगल बोलता है। ठीक, इसकी वैल्यू रेडियस है, इसकी वैल्यू रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं L से, एंड दिस L रिप्रेजेंट्स आर्क लेंथ। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे बेसिक आइडिया लिया जाए ना, आपसे बोला जाए कि अच्छा 90 डिग्री अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, तो आप फिर भी थोड़ा दिमाग लगा के बोलोगे कि अच्छा पूरा डिस्टेंस होता है 2 पाई r, तो आधा होता होगा पाई r, तो उसका आधा हो जाएगा पाई r बाय 4, है ना। ये बहुत सिंपल तरीका है। इनफैक्ट इस तरीके को ध्यान रखते हुए हमने एक नया डेफिनेशन निकाला एंगल का। हमने क्या किया, देखो आप बिल्कुल इसी तरीके से सोचो। लेट्स से कि r की वैल्यू मैंने रख दी 1 मीटर। ठीक है, सिंपल है। चलो, अब मैंने बोल दिया कि ये जो पॉइंट है ये 0 पॉइंट है। आप यहाँ से स्टार्ट करते हो और यूं ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देते हो। तो आपको पता है जब आप एक पूरा सर्कल करके आओगे तो आपने कितना डिस्टेंस कर लिया होगा? यहाँ पे ये डिस्टेंस आपने कर लिया होगा 2 पाई, है ना। सिंपल है ना। एक पूरा सर्कल करके आओगे तो 2 पाई डिस्टेंस कर चुके होगे, क्योंकि r की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, हाफ सर्कल पे आप कितना डिस्टेंस कर चुके होगे? दिस इज इक्वल टू पाई। ठीक, अच्छा अगर इसके भी आधे पे आ जाए तो पाई बाय 2। ठीक है, ये देखो 0 पाई बाय 2 पाई।
यहाँ बीच में क्या आएगा, पाई और 2 पाई के बीच में क्या आएगा, 3 पाई बाय 2 है ना, 1.5 पाई, तो 0 है, 0.5 1 1.5 2, ठीक है ना। थोड़ा सा और तोड़े, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ आपसे 45 डिग्री, जो कि 90 का बिल्कुल आधा होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 45 डिग्री पे 5/4 भी लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, π/4 2π/4 3π/4, और ये हो गया हमारा 4π/4, जिसकी वैल्यू हमने सीधी पाई लिख दी है ना। एक बहुत बेसिक आइडिया के लिए हम लोग इतना नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस π/4 हमको पता है ये कहाँ पे है, ये 45 डिग्री पे, ये π/2 जो है ये 90 डिग्री पे, ये 3π/4 जो है ये 135 डिग्री पे, 90 + 45, ठीक है। और ये जो पाई है ये 180 डिग्री पे, ये कहाँ पे है 270 डिग्री पे, और 2 पाई जो है ये 360 डिग्री पे, ठीक है। सबको ये आइडिया है डिग्रीज का। अब मैंने जो नए वैल्यूज लिखे हैं π/4 π/2 3π/4 पाई, ये जो नए वैल्यूज हैं इनको भी हम एंगल बोलते हैं, ठीक है, पर इनको हम डिग्रीज में नहीं रिप्रेजेंट करते। इस एंगल को हम बोलते हैं रेडियन, ठीक है। और रेडियन बहुत सिंपली आप समझ सकते हो, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर होता है। आपने रेडियस की वैल्यू 1 रख दी तो ये सिर्फ आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे किया। हमने आर्क लेंथ ही तो निकाला, हमने बोला यहाँ से पूरा चक्कर काटने में 2 पाई कवर करेगा अगर रेडियस 1 है ना, आधे चक्कर में पाई कवर करेगा अगर रेडियस की वैल्यू 1 है, तो पाई इंटू आर, आर तो 1 हो गया ना, पाई यहाँ पे π/2 यहाँ पे π/4, तो बिल्कुल हमने यहाँ पे इसको यूज किया। रेडियस की वैल्यू को अगर हमने 1 ले लिया तो ये बन जाता है केवल आर्क लेंथ के बराबर। एंड दिस इज हाउ यू मेजर एंगल, दिस इज द सेकंड वे ऑफ मेजरिंग एंगल, जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आगे चल के आप देखोगे कि सारी लेंथ्स, सारी कैलकुलेशन जो आपको करनी है इन आर्क के हिसाब से करनी है, आर्क लेंथ के हिसाब से करनी है। बार बार आप डिग्री से कन्वर्ट करोगे आर्क लेंथ की वैल्यू निकालने के लिए, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप रेडियंस में याद कर लो, ठीक है। तो एक ये जो नया तरीका है ना एंगल को मेजर करने का, ये रेडियंस आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। और इस फॉर्मूले से आप ऐसे लिख सकते हो कि आर्क लेंथ जो है वो बन जाता है थीटा इंटू आर। ये फॉर्मूला भी याद रखो, क्योंकि रेडियंस में क्या है, ये है तो एंगल ही ना, तो थीटा जो है ये एंगल है, पर ये थीटा जो है ये रेडियंस में होना चाहिए। ये रेडियंस में आपको लिखना पड़ेगा, आप इसको डिग्रीज में नहीं लिख सकते, ठीक है। एक बार नोट करो, और फिर मैं इसको साइड साइड से रब करता हूँ और इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लिया, पॉज कर लो। चलो, तो अब हमने बाकी सारी चीजें हटा दी, हमने खाली इन एंगल की वैल्यूज, इन एंगल के नाम रखे हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे मैं रेडियस की वैल्यू कुछ और ले लेता हूँ। लेट्स से कि हमने जो रेडियस बनाया, इस रेडियस को मैंने बोल दिया कितना बोलते हैं इसको, 7 मीटर बोल दिया, ठीक है। 7 मीटर बोलने का फायदा आपको बताइए, पाई को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक पर्सन है 7 मीटर के रेडियस वाले पार्क में भाग रहा है और वो 45 डिग्री एंगल भाग लेता है, ठीक है, 0 से 45 डिग्री तक भागता है, ठीक है। तो इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सबटेंडेड एंगल। जब भी आप कहीं से भी कहीं तक ट्रैवल कर रहे हो, तो आप जो सेंटर पे एंगल पूरा क्रॉस कर रहे हो उसको आप सबटेंडेड एंगल बोलते हो, ठीक। तो इसने 45 डिग्री का अगर एंगल सबटेंड किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप 45 डिग्री को डिग्री में मत लिखो, आप इसको लिखो रेडियंस में, ठीक है। चलो, तो आप यहाँ पे 45 डिग्री को सबसे पहले रेडियंस में लिखो, तो रेडियंस में एक आइडिया लगा लो, π/4 है, तो सबसे पहले हो गया ये π/4 रेडियंस, ठीक है। फिर हमने बोला कि आर्क लेंथ, क्योंकि हमको अगर डिस्टेंस पूछा है तो वो आर्क लेंथ के बराबर होगा, तो आप बोलोगे आर्क लेंथ जो है वो होती है थीटा इंटू आर। थीटा क्या है,
5/4 और r कितना बोल दिया 7 मीटर्स, तो ये लिख दिया। पाई की वैल्यू को मैंने लिख दिया 22/7 और यहाँ पे आ गया 7/4, 7 से 7 कट गया, 4 से ये आ गया 11/2, so this is 11/2 meters which is equal to 5.5 meters। खत्म बात। तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, आप 45 डिग्रीज को अगर 5/4 रेडियंस बोल दो, ठीक है। हमको बिल्कुल प्रॉपर आइडिया नहीं लगाना है कि एक एक डिग्री के लिए आप कैसे कैसे मेजर कर सकते हो रेडियंस की वैल्यूज, पर कुछ बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए, कुछ बेसिक हमको एंगल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिक एंगल्स मैं लिख देता हूँ और ये बेसिक एंगल्स आप अभी के लिए ध्यान रख लेना, ठीक है। सिर्फ ध्यान रखना, आपको भी पता है एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा इस पे लोड नहीं लेना है, पर थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हम करते रहेंगे तो ये आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो, तो एक बहुत सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। क्या तरीका है, ये नीचे वाला पार्ट में गायब करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए, तो सबसे पहली चीज, पाई कितना है, पाई रेडियन है 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा, इसको भी डिवाइडेड बाय पाई कर दो, इसको भी डिवाइडेड बाय पाई कर दो, तो 1 रेडियन हो जाता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री अपॉन 3.14, तो ये वैल्यू आती है 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, 57.3 डिग्री के आसपास शायद, ठीक है। एक बार कैलकुलेटर पे भी चेक करना। 1 रेडियन रिप्रेजेंट क्या करता है बता सकते हो? 1 रेडियन रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप यहाँ पे r लेंथ, r रेडियस पे हो और आप यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस ही ट्रैवल कर लेते हो, तो आर्क लेंथ की वैल्यू भी r, रेडियस की वैल्यू भी r, तो ये 1 रेडियन बन जाता है। क्योंकि हमने क्या बात करी थी अभी कि रेडियंस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो जब भी आप रेडियस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे एक सर्कल पे, तो आप r डिस्टेंस ट्रैवल करके जो एंगल बनाओगे, इस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन, और 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि एक सर्कल में हमेशा विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ रेडियन, सॉरी विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ रेडियस, क्या छोटा रेडियस ले लो कि बड़ा रेडियस ले रहे हो, किसी भी सर्कल में आप अगर उसके रेडियस जितना लेंथ कवर कर रहे हो उसकी सरफेस पे, तो आप 1 रेडियन चल रहे हो। 1 रेडियन मतलब 57.3 डिग्री आप कवर कर रहे हो, ठीक है। चलो, बहुत सिंपल है, इसको यहाँ पे नोट करना। आपको कोई भी बोल दे कि भाई x रेडियन की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि ये डिग्री में x इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू से मैं बता सकता हूँ कि डिग्री में कितना हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है इसको देखने का, आपको एक आइडिया दे देता हूँ। चलो, आप बोलोगे कि 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री के लिए आप बोलोगे बहुत सिंपल है, ठीक। अच्छा हाँ, हम लोग इसको x रेडियन से ना याद करके इसको x डिग्री से याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों चीजें उधर चली जाएंगी, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 90 डिग्री कितना है, तो 90 डिग्री के लिए आप क्या लिख सकते हो, सीधा इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाएगा 90 डिग्रीज, तो यहाँ पे 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी है, ये कट गया और वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 2, हमने निकाली थी ना पीछे, 90 पे पाई बाय 2 लिखा हुआ था, तो 90 डिग्रीज इज पाई बाय 2, सिंपल है। अच्छा 60 डिग्रीज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 60 इंटू पाई अपॉन 180, इसको काटा 3 टाइम्स, तो ये बन गया पाई बाय 3 रेडियंस, ठीक है। तो इस तरीके से एक नया तरीका है हमारे पास एंगल्स को मेजर करने का, और बहुत ज्यादा यूजफुल तरीका है ये। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, ये वाला,
1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, बेसिक सा। इनफैक्ट आपको धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये वैल्यूज भी याद ही हो जाएंगी कि 60, 90, 180 तो क्या हो गया, 180 तो हमको पता है पाई के बराबर है ना। 360 डिग्री कितना होता है, ये हो जाता है 2 पाई। ठीक है, बीच में पूछ लो 270 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। ओके, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 45 डिग्री क्या होगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4। ये भी हमने पीछे लिखा ही था, है ना। चलो, तो ये बेसिक कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 30 डिग्री का बता सकते हो मेरे को आप कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला से, करके देखो। 30 डिग्री आ जाता है 30 इंटू पाई बाय 180। 30 से 180 कैंसिल हो जाता है तो बचता है पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, तो आप इन बेसिक फॉर्मूलाज को याद कर लोगे तो भी बहुत है, इससे ज्यादा अभी अपन को टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, चलो नोट करो, आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे सर इतनी मेहनत क्यों करवाई, तो इतनी मेहनत हमने सिर्फ एक फॉर्मूले के लिए करी है, जो कि हम आर्क लेंथ के फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आर्क लेंथ जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस से। एस जो है यहाँ पे डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलेगा सर्कल पे, तो वो डिस्टेंस आप मेजर करोगे थीटा इनटू आर से। ठीक है, यूजुअली इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है, इससे हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज आ जाते हैं। आप देखो, जो एंगल है थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंट इस तरीके से भी कर सकते हो, फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा। कहने की बात यही है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए बोला था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे आप बोल दोगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जो 20 डिग्रीज टू 80 डिग्रीज तक मूव किया, तो आपको पता है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा, वो आ जाएगा 80 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, चलो फिर हमको एक और बात पता है यहाँ पे कि पॉजिटिव एंगल कहाँ होगा। पॉजिटिव एंगल जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि आप एंगल को मेजर हमेशा इसी तरीके से करते हो, यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है, और जब भी आप नेगेटिव एंगल की बात कर रहे हो, तो ये होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें, इनका हमको आइडिया होना चाहिए। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ठीक, चलिए ये भी हो गया। अब एक चीज और आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या पढ़ा था हमने, वेलोसिटी, है ना। तो आपके पास एक फॉर्मूला और है, और वो हो जाता है ओमेगा, और ओमेगा बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। देखो, इसको आप इस तरीके से इमेजिन करो कि आप एक सर्कल के बिल्कुल सेंटर में बैठे हो। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है और आप उसके बिल्कुल सेंटर में बैठे हो। ठीक है, और उस सर्कुलर ट्रैक पे एक कार चल रही है, और आपके पास एक कैमरा है, आपको उस कार को उस कैमरा से फॉलो करना है ना। कैमरे का काम क्या है कि वो कार हमेशा फोकस में रहनी चाहिए। ठीक, तो आप कितना एंगल उस कैमरे को मूव करते हो कितने टाइम में, ये बताएगा आपके एंगल की वेलोसिटी। ठीक है, कार तो चल रही है, उसका तो डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बताता है उसकी कार की लीनियर वेलोसिटी। पर अगर आप एंगल अपॉन टाइम कर दोगे तो वो एंगुलर वेलोसिटी बता देगी। ठीक है, सो दिस इज सिंपली एंगल अपॉन टाइम। ठीक है, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, सीधी सी बात है। एंगुलर वेलोसिटी भी अगर पॉजिटिव है तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होगे, क्योंकि एंगल भी तो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया था। ठीक है, अगर एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव है तो आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे होगे अपनी गाड़ी या अपने कैमरा को। ठीक है, बहुत सीधी सीधी सी बात है। एंगल कवर्ड क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं थीटा अपॉन टी। ठीक है,
तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। ओके चलो, सिमिलरली एक बार और अगर मैं इसकी भी एक्सेलरेशन की बात करूं तो हमारे पास लास्ट में आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वापस इसका भी यही फॉर्मूला पॉजिटिव नेगेटिव का, और एक्सेलरेशन के लिए आप बोलोगे ओमेगा अपॉन टी, ठीक है। जिस तरीके से हम बोलते थे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी, ये क्या लिखा है मैंने, ये मैंने v माइनस u बाई टी लिखा है जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन वाला बात था, ठीक है। इससे ज्यादा लोड लेना ही नहीं, हो गया, बहुत हो गया, लिख दिया मैंने सारा कुछ, आप भी एक बार के लिए नोट कर लो, पर अपने को बहुत ज्यादा इसमें डेल्व करना नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ तक जाना नहीं, ठीक है। तो बच्चों एक लास्ट फॉर्मूला हम इसका देखेंगे, आप यहाँ पे बहुत सिंपली एक फॉर्मूला देख सकते हो, S इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, ये हमने देखा था। S क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस या फिर आर्क लेंथ, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल, और आर क्या हो जाता है, रेडियस, ठीक है। इस पूरे को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूँ तो आपके पास आ जाएगा S अपॉन टी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी इंटू आर, एंड S अपॉन टी क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी या स्पीड, थीटा अपॉन टी हो जाता है ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है, एंड आर, ऑलराइट। सो ये अपना फाइनल आज का फॉर्मूला था जो हमको पढ़ना था। इससे क्या समझ सकते हैं हम, आप सोचिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कल के चक्कर काट रहा है, या एक तरीके से जैसे आपके मॉड्यूल के आज आपको एग्जांपल्स की रीडिंग भी करनी है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आप यहाँ से इस तरफ चल रहे हैं तो आपका जो एंगल का रोटेशन है, एंगल का जो जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, उससे डायरेक्टली आप r से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपनी खुद की लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको अपनी स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपसे बिल्कुल हाफ डिस्टेंस पे चल रहा है इसी सर्कल पे या इसी लाइन पे, लेट्स से कि पूरी लाइन आगे घूम रही है, तो इस लाइन पे जो बिल्कुल हाफ डिस्टेंस पे चल रहा होगा वो आपके हाफ स्पीड से चल रहा होगा। और ये भी समझना बहुत आसान है क्योंकि जब ये पूरा एक सर्कल करेगा तो इसने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो होगा इसका 2 पाई r1, और आपका डिस्टेंस होगा 2 पाई r2। अगर आप डबल रेडियस पे चल रहे हैं तो आप डबल डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो डबल डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको डबल स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से एक बेसिक आइडिया हमने आज ले लिया कि सर्कल के केस में वेलोसिटीज कैसे वेरी करती हैं, ठीक। मैं आज जानबूझ के एग्जांपल नहीं करवा रहा बिकॉज आज के लिए हमने बहुत ज्यादा चीजें देख ली हैं, इसका एग्जांपल भी मैं कल करवाऊंगा। तब तक के लिए आप सिर्फ इसको दिमाग में बिठा लो, नोट्स में बिठा लो, बहुत ज्यादा इस पे टेंशन लेनी नहीं। बट क्या करो कि जो सर्कुलर मोशन का पूरा मटेरियल दिया है हमारे मॉड्यूल में उसको एक बार रीड कर लो और नीचे के एग्जांपल्स देख लो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, वो कॉन्क्रीट हो जाएगा। कल जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो ये चीज पूरी समझ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए छुट्टी करते हैं, बाय बाय।